ऑलराइट, सो कल हम लोग ने कर लिया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट, और उसकी बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस किस कंपाउंड्स में होता है। ऑल दोज जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए और लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, और ऐसे जो होते हैं कंपाउंड्स दे आर नोन एज डिसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, या वो कार्बन एटम जहाँ पे चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं वो डिफरेंट है, उसको हम लोग कायरल सेंटर बुलाते हैं। ठीक है, फिर हमने एनांटियोमर्स भी करे थे कि एनांटियोमर्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं ईच अदर ऑफ ईच अदर। नाउ एनांटियोमर्स हमने एक स्टेटमेंट पुट करी थी कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो सारे एनांटियोमर्स हैं, बट जो एनांटियोमर्स हैं वो नेसेसरली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव में मीजो कंपाउंड्स, सॉरी एनांटियोमर्स में मीजो कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। मीजो कंपाउंड्स भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है, पर हमने कहा था कि दे हैव सिमिलर कार्बन एटम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे generally they are optically inactive. Okay, so all this we had done yesterday. Now when we did the examples of chiral carbon atoms, तो इसमें कुछ points हैं जो कि आपने note down करने हैं। Note down first of all what is a chirality center. Chirality center, we have already done this, कि any carbon atom to which all the four carbon atoms are different, all the four atoms, carbon atoms nahi, the carbon atom to which all the four atoms or group of atoms attached are different, that is known as a chiral center or chirality center. इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं विद अ स्टार। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ कंपाउंड हैविंग दिस टाइप ऑफ एन अरेंजमेंट, तो इस कार्बन एटम के साथ चारों ग्रुप्स जो अटैच्ड हैं दे आर डिफरेंट, सो इसे हम कायरल कार्बन एटम बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा? 2-butanol। ओके, now in this case we can also note down a few points. So first point which you have to write is number 1, all chiral centers are stereo centers, but all stereo centers may not be chiral. All stereo centers may not be chiral. ठीक है। Number 2, chiral centers are sp3 hybridized, but stereo centers may be sp2 or sp3 hybridized. Maybe sp2 or sp3 hybridized. ठीक है। Number 3, with one chiral atom, the compound is always optically active. The compound is always optically active. ठीक है। So examples जो हमने करे थे इसके, we did examples of lactic acid. So lactic acid क्या हो गया? HCCH3OH COOH. So you can see over here कि जो ये वाला कार्बन एटम है उसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, so this is known as the chiral center. ठीक है, इसका जब हम ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर इसका क्या बनेगा? OH CH3, this is going to be the non-superimposable mirror image,
right? So this is optically active. In a similar manner, if we are taking tartaric acid, tartaric acid जो है that is a dioic acid with having both the COOH groups at the terminal end of the chain. तो ये आ गया 1 2 3 4 This is the structure of tartaric acid. इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका मिरर इमेज अब क्या बनेगा? So this is also optically active. ठीक है, अब इसके पास आप देख रहे हो कि दो chiral carbon atoms हैं. One is this, the second carbon atom. This is chiral, and one is this. This is also chiral. Right? So ये क्या होगा? Stereo center. Non-superimposable mirror image of each other. Okay, tartaric acid. Now the next one, that is tetrahedral ammonium ion, is also chiral. Tetrahedral ammonium ion. We know कि नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं और एक उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है. ठीक है. Now when we are talking with nitrogen, चारों के चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंटली अटैच्ड होंगे तो वो क्या होगा? दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ chiral center. ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव so we can see over here that nitrogen is surrounded by 4 different groups. Therefore this is also going to be a chiral molecule. ठीक है, क्लियर हो गया? सो जो हमारे chiral compounds हैं वो सिर्फ कार्बन के तक ही लिमिटेड नहीं रहते. इवन नाइट्रोजन शोज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन में होती है. नाइट्रोजन जैसे NH3 हम ले रहे हैं, अमोनिया आयन. सो अमोनिया में अगर आप एल्काइल के साथ उसको सब्स्टिट्यूट करते रहोगे हाइड्रोजन्स को तो आपके पास एल्काइलेटेड अमीन बन जाता है. So that alkylated amine, if all the 4 groups they are different, then that is going to behave as an optically active substance. ठीक है? So question आ गया अगर आपको और उसमें आपको कार्बन के बजाय नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड दे दिया है तो then you don't have to get confused कि नाइट्रोजन तो हमें सिखाया ही नहीं था कि वो तो होता ही नहीं optically active. It's not only pertaining to carbon. Any element which has 4 different compounds attached to it, या आप +2 में भी करते हो, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में आप करोगे तो वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया? द नेक्स्ट पॉइंट लिखो. देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स सच एज substituted allenes. For example, 2,3-pentadiene and substituted biphenyls which have no asymmetric carbon atom but are optically active. ठीक है. सो 2,3-pentadiene और बाइफिनाइल इनके पास कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं होता, बट दिस इज एन एक्सेप्शन. इवन देन दे आर ऑप्टिकली एक्टिव. क्लियर? ओके. अब हम लोग एक मॉलिक्यूल को, जैसे हम ये सारे मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बेसिकली हम एक मॉलिक्यूल जिसके साथ ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड आर डिफरेंट या इवन सेम फॉर दैट मैटर, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 उसके साथ लगे होते हैं बॉन्ड्स, 4. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम, तो उसके साथ 4 बॉन्ड्स लगे होंगे. अब वो जो चारों बॉन्ड्स लगे हैं, वी नो दैट इट इज अ 3-dimensional स्ट्रक्चर. इन दैट केस वी से कि जो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड दे आर ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. इफ यू आर ड्राइंग एनीथिंग ऑन पेपर, सो 2 bonds are going to be on the plane of the paper. One is going to be behind the plane of the paper and one is going to project forward. Okay, so इसके लिए हम एक wedge formula जो है वो explain करते हैं, क्योंकि यही बेस है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का. आप जब इसको देख रहे हो तो इससे हमें
क्योंकि हमने ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है। इससे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा ग्रुप जब हम रोटेट करेंगे तो कौन सा ग्रुप आगे आ जाएगा और कौन सा ग्रुप पीछे चला जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि जो आगे और पीछे वाले 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड रहते हैं, जब हम उसकी रोटेशन करते हैं 180 डिग्रीज की जब हम रोटेशन करेंगे, सो यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द हैंड आल्सो। यहाँ पे ये वाली मेरी लिटिल फिंगर इज इन फ्रंट, दिस इज एट द बैक when I am, and this is on the plane of the paper. Now when I am, okay, I am drawing 4 only. जब मैं उसको 180 डिग्री रोटेट करती हूँ तो you can see what is happening. The thumb is coming forward and the little finger is going backwards. So यही हमें explain करता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने किस तरह से किसी भी एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए एक वेज फॉर्मूला हम डिजाइन करते हैं। व्हाट इज दिस वेज फॉर्मूला? वी आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल। वी हैव, दिस इज द सेंटर, कायरल सेंटर, दिस इज द CHO ग्रुप, OH ग्रुप। एक हम सॉलिड वेज बनाएंगे, एक हम डॉटेड वेज बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से ओवर हियर वी हैव CH2OH एंड ओवर हियर वी हैव H, राइट। अब जो ये CHO और OH जो हमने सॉलिड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करा है, दिस इज ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। यही रिप्रेजेंटेशन आपको क्वेश्चन में सेम आएगी। तो जो हमने डॉटेड करा है, डॉटेड इज व्हिच इज बिलो द प्लेन, backwards, okay, so this is below the plane, and this one, the solid wedge, this is in front of the plane, okay, this is towards you, so this is in front of the plane. Now when we are showing optical isomerism, इन दोनों को कुछ नहीं होने वाला, they are going to remain same. ये अगर चेंज भी हो जाते हैं तो it does not matter because ये plane of paper पे ही रहेंगे. So change is going to take place between these two groups of atoms. ये वाला in front आ जाएगा और ये वाला backward चला जाएगा. So जब इस तरह से होता है तो वो compounds optical isomerism exhibit करते हैं, ठीक है? Have you understood? Okay. Then we go on to certain more terms जो कि आपको पता होनी चाहिए. We have already done this. Racemic mixture ये हमने कल किया था. ये रेसिमिक मिक्सचर जो है इसके पास 50% D कॉन्फ़िगरेशन और 50% L कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट रहती है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच रेसिमिक मिक्सचर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो ओल्ड बॉन्ड्स जो है दे आर ब्रोकन and new bonds they are going to be formed. Now as you can see over here कि ये आपका below the plane है और ये आपका in front of the plane है। जब भी हम कोई रिएक्शन करें तो एक ग्रुप अगर सपोज वो below the plane से निकल रहा है और जो added ग्रुप है या substituted ग्रुप है वो भी below the plane ही जा रहा है, तो इसको हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बुलाते हैं। मतलब कि अगर हमने कोई भी एक कंपाउंड की रिएक्शन D कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करी है और रिएक्शन खत्म होने के बाद भी उसकी ओरिएंटेशन D ही है, रोटेशन टुवर्ड्स राइट ही है, देन दिस इज नोन एज रिटेंशन, ओके। और अगर हमने L से शुरू करी है और वो N ही दे रहा है, देन दैट इज आल्सो नोन एज रिटेंशन। और उसके साथ हमारे पास होता है द नेक्स्ट टर्म इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? इन्वर्जन मींस कि जो आपका बिलो द प्लेन था पर जब हमने सब्स्टिट्यूशन करी तो वो अबव द प्लेन आ गया, ओके। सो मतलब कि जो D था आफ्टर रिएक्शन दैट बिकम्स L और जो L था आफ्टर रिएक्शन बिकम्स D, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टिंग, therefore it is known as inversion of configuration in a similar manner as the umbrella folds on the opposite direction जब wind चलती है। आपका अम्ब्रेला जो है वो किस शेप में होता है? दिस इज द शेप ना, दिस इज द शेप ऑफ द अम्ब्रेला। अब कई बार बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है? पूरा अम्ब्रेला उल्टी तरफ को हो गया, सो दिस इज इन्वर्जन।
और क्योंकि ये वॉल्डन ने करी थी डिस्कवर, तो इसलिए हम इसको मोर स्पेसिफिकली वॉल्डन इन्वर्जन भी बुलाते हैं, राइट? सो नाउ वी अंडरस्टूड 4 मेन थिंग्स. वन वी डिड वाज अ मीजो कंपाउंड, ठीक है? मीजो कंपाउंड जो है वो इनैंशियोमर है, बट वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि उसके पास कार्बन एटम्स जो है या कायरल सेंटर्स 2 प्रेजेंट है, वो सेम प्रेजेंट होते हैं, राइट? फिर हमने करा रेसिमाइजेशन. रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? जिसमें half of D and half of L. Then we did retention of configuration in which D remains D and L remains L, and then inversion of configuration. अब जब भी हम कोई एक रिएक्शन करते हैं, कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, तो it mostly happens is that we get both D and L configuration. It is quite possible कि we are getting say 60% of D and we are getting 40% of L. It is quite possible. Now the main purpose is कि हमको अब उन दोनों को segregate करना है, या we have to separate both the D and L. तो racemic mixture से जब हम D और L को separate करते हैं, that phenomenon that is known as resolution. So resolution is the separation of D and L configurations. Separation of D and L configurations from a racemic mixture. D and L configurations from a racemic mixture. There are many methods to do the resolution. It's not an easy process. तो mechanically हम इसको separate बहुत ही मुश्किल से करते हैं. 2 processes हम use करते हैं. One which is known as the biological process and the other one that is known as the chemical process. Now biological process में basically हम microorganisms इसके अंदर include करेंगे या introduce करेंगे. तो उससे क्या रहता है, उसका सबसे बड़ा drawback ये है कि काफी percentage जो organic compound का है वो destroy हो जाता है, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाएगा है ना किसी चीज को. कोई पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसने कंज्यूम करना है. तो जब उसने वो कंज्यूम कर लिया वो वाला पार्ट, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस. तो जो उसमें हीट रहती है वो काफी कम हो जाती है. द बेस्ट मेथड टू डू रेजोल्यूशन इज द केमिकल मेथड, ठीक है? सो केमिकल मेथड में देयर वेरियस व्हिच यू नीड नॉट नो एट दिस स्टेज, पर केमिकल मेथड से हम लोग D और L को सबसे इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, और उसको प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ हाउ डू वी नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स इन एनी कंपाउंड. जैसे हमने ज्योमेट्रिकल के लिए फॉर्मूलास डिराइव किए थे, उसी तरह से इसमें. सो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इन अ कंपाउंड, number of possible stereoisomers in a compound. Over here we are again going to do 3 different types of compounds which are showing optical isomerism. Okay, the first one is, you can write down, when a molecule cannot be divided into 2 halves. When a molecule cannot be divided 2 halves. When the molecule cannot be divided into 2 halves, तो इसका मतलब क्या हुआ कि it has no symmetry, plane of symmetry और वो सब जो भी हमने symmetrical वो करे थे वो सब इसमें नहीं है, cannot be divided. And n is the number of asymmetric carbon atoms. So n we are taking that is equal to number of asymmetric carbon atoms. Asymmetric carbon atoms is equivalent to chiral carbon atom. An atom to which all the 4 atoms or group of atoms are different, that is asymmetric. So n we are going to take the number of asymmetric carbon atoms. ठीक है, अब इसमें हमको 2 चीजें फाइंड करनी है. The first thing which we are going to calculate is A that is equal to number of D and L isomers या D and L configured isomers. राइट, सो D और L आपके ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स होते हैं ना, तो A जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ऑप्टिकली एक्टिव
parts of any compound. Okay, तो इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, A that is going to be equal to 2 raised to power n. ठीक है, and m for such is going to be mesoforms for such kind of compounds which cannot be divided into two halves. M is equal to 0. M is the number of mesomers. Okay, A is the number of optically active and M is the number of mesomers. Now when we are calculating the total number of optically active isomers, that is going to be equal to A plus M. Right? So for such cases, it is 2 raised to power n. Right? Let's take an example. We are taking an example of lactic acid. Lactic acid is CH3, CH, OH, COOH. This is the chiral carbon atom. So एक ही chiral carbon atom में A in this case that will become equal to 2 raised to power 1, that is equal to 2, and M is equal to 0. So total isomers क्या हो गए? 2 plus 0 which is equal to 2. ठीक है? Then let's go on to the second type of compounds. देखो second type of compounds कौन से होते हैं? When the molecule can be divided into equal halves. When the molecule can be divided into equal halves and the number of asymmetric carbon atoms is even. ठीक है, सो सेकेंड हमारे पास आ गया कि मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, और जो एन है वो इवन है, सिमेट्रिकल एंड इवन. नाउ इन दिस केस सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स, दैट इज ए, राइट. A that is represented by 2 raised to power n minus 1. ठीक है, and then we will calculate the number of mesomers. Mesomers is represented by m. M is represented by 2 raised to power n by 2 minus 1. ठीक है, so total कितना आ गया हमारा? A plus m. A is equal to 2 n minus 1 plus 2 n by 2 minus 1. ठीक है? An example which we can take over here is that of tartaric acid. Let's take an example. Tartaric acid. Tartaric acid has the formula COOH, CHOH, CHOH and COOH. If you are looking at this molecule, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हम इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो सिमेट्रिकल है ना ये मॉलिक्यूल, पर इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स कौन कौन से हो गए? This is 1 and this is 2. Yes. So even. Yes, so let's calculate A for this. A is equal to 2 raised to power n minus 1 is equal to 2 raised to power 1 is equal to 2. Okay, and m is equal to 2 raised to power n by 2 minus 1. ठीक है, so that is going to be equal to 2 raised to power 0, that is equal to 1, right? So total isomers would be A plus m, that is equal to 2 plus 1 is equal to 3, right? So first we did asymmetrical carbon atom, irrespective of the fact कि उसमें odd number है कि even number है, ठीक है. Second हमने symmetrical लिया where n is going to be even. Now we have to take symmetrical in which n is going to be odd.
ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, लेट्स सी द नेक्स्ट मॉलिक्यूल यू कैन राइट डाउन, दैट इज a symmetrical molecule with odd number of chiral carbon atoms. A symmetrical molecule with n is equal to odd. Right? Again, इसमें पहले हमको a कैलकुलेट करना है. A for this that is equal to 2n 2 raised to power n minus 1 minus 2 raised to power n minus 1 divided by 2. ठीक है, and m that is going to be equal to 2 raised to power n minus 1 divided by 2. Total number a plus n that will be equal to 2 raised to power n minus 1 minus 2 raised to power n minus 1 divided by 2 plus 2 raised to power n minus 1 divided by 2. So this and this cancels out, right? So a plus m that becomes equal to 2 raised to power n minus 1. Right? Let's take an example. हमारे पास है molecule CH2OH. This is our molecule. Okay. अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं chiral carbon atoms. This one is first chiral carbon atom, second and third. ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा क्योंकि आप यहां से जब इसको डिवाइड कर रहे हो, इसको हम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, तो इस सेंटर के इस साइड भी 2 है और इस सेंटर के इस साइड भी 2 है. सो ये सिमेट्रिकल हो गया, राइट? अब इसमें टोटल नंबर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट. 2 raised to power n minus 1. कितने chiral carbon atoms है? 3. इसको सेंटर ले रहे हैं ना, 5 है ना, तो इसको हमने सेंटर ले लिया इस वाले कार्बन एटम को. तो अगर इसको हम सेंटर लेते हैं तो इस सेंटर के इस साइड भी 2 है और इस सेंटर के इस साइड. बेसिकली ये जो CHOH है, इसको जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा ना. ओके, ये तो बिकॉज वी हैव रिटन द कंडेंस्ड फॉर्मूला, बट अगर आप पूरा फॉर्मूला उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डालते हो तो वो उस तरह से आएगा. तो उसके इस साइड भी 2 है तो उस साइड भी 2 है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, राइट? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच यू जनरली गेट टू कैलकुलेट कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके टोटल कितने बनेंगे. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स में हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी ध्यान में रखने हैं और उसके साथ मेसोफॉर्म्स भी, बिकॉज वी हैव मोर देन 1 chiral carbon atom. तो जब भी मोर देन 1 chiral carbon atom प्रेजेंट होता है उसको हम मेसोफॉर्म बुलाते हैं. ठीक है, सो दोनों को हमको रिप्रेजेंट करना है. तभी आपने फर्स्ट वाले में देखा जिसमें हमने देखा कि ओनली 1 chiral carbon atom इज प्रेजेंट, m उसमें हमने 0 लिया था. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन नेक्स्ट वी गो ऑन टू specification of configuration. Again this is very very important. Specification of configuration. अभी तक हमने क्या पढ़ा? जब हम लोगों ने configuration पढ़ी, the 2 configurations which come into our mind is only D and L. One is dextrorotatory and the other one that is labiorotatory. But basically जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एक कंपाउंड की करते हैं, जैसे आपने 12th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, तो कोई भी हम स्पेसिफाई करेंगे उसको विद कैपिटल D एंड कैपिटल L. कैपिटल D नेसेसरली डज नॉट मीन कि जो कंपाउंड है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, या कैपिटल L डज नॉट मीन कि इट इज लेबियोरोटेटरी इन नेचर. जब हम लोग डेजिग्नेशन D और L देते हैं
for dextrorotatory and labiorotatory. In that case, we have to use small d and small l and not capital. Okay? जब कॉन्फ़िगरेशन दी गई तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस जो थी दे वर पुट फॉरवर्ड. जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज नोन एज द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी और मॉलिक्यूल के साथ. ओके, वी आर कंपेयरिंग द कॉन्फ़िगरेशन विद सम मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एटॉमिक मास लेते हो तो हम रिलेटिव, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसके साथ कंपेयर करते हैं हम? कार्बन 12 के साथ. ठीक है ना? सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद समवन तो हम वर्ड रिलेटिव यूज करते हैं. जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दी गई उसके बाद इग्नोर्ड ने एक और कॉन्फ़िगरेशन दी which was known as the absolute configuration. So we are going to study both. Relative configuration हम जब पढ़ते हैं तो हम कंपेयर करते हैं एक किसी भी मॉलिक्यूल को on the basis of another molecule which is known as glyceraldehyde. ठीक है? So relative, right? So लिखो क्या होता है? Relative configuration. The configuration of, this is also known as D and L nomenclature. Capital D and capital L. D and L nomenclature. Okay? So, write down the configuration of various stereoisomers. Configuration of various stereoisomers when studied with respect to glyceraldehyde is known as relative configuration. Glyceraldehyde का फॉर्मूला क्या है? This is glyceraldehyde और इसकी IUPAC की नॉमेनक्लेचर क्या होगी? प्रोपेन 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, है ना? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल. दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड. ओके, अब अगर ग्लिसरल्डिहाइड में OH is towards the right or is on the right, as you can see over here, second carbon, this is the asymmetric carbon atom over here. तो यहाँ पे अगर OH is on the right, then this is known as D configuration. This has nothing to do with dextrorotatory and labiorotatory. Okay, so इसको हम D बुलाते हैं. और अगर glyceraldehyde में OH is towards left, then this is known as the L form. Right? अब अगर सपोज हमको रिप्रेजेंट करना है कि जो D फॉर्म है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम D लेके ब्रैकेट में पॉजिटिव डाल देते हैं. सो दिस मींस दैट द D फॉर्म इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. ओके, और अगर D के बाद नेगेटिव साइन डला हो तो इट मींस इट इज labiorotatory. सेम इज द केस विद L. L के साथ अगर प्लस साइन है तो इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और L के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो दैट इज labiorotatory. ठीक है? We've understood this? Okay. Now this was a very कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हम लोग OH को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बट सारे कंपाउंड्स में तो OH प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके लिए हमें एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ी. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को हम R and S सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बुलाते हैं. R and S सिस्टम. दिस इज नॉट इन योर बोर्ड्स, बट कॉम्पिटिशन में कई बार इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है. R and S सिस्टम, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. Okay, now absolute configuration, you can write down the first point. In order to designate the configuration,
The following steps have to be followed. The following steps have to be followed. First step. First step क्या है? We have to first identify the order of priority. ठीक है? So first step में हम order of priority करते हैं. Order of priority का मतलब larger atomic numbers से lower atomic numbers की तरफ को हमने आना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ग्रुप्स अटैच जो है वो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है. सो वी आर गोइंग टू गिव नंबर 1 टू आयोडीन, नंबर 2 टू 3 एंड 4. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस रूल हम इसको बुलाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट सीक्वेंस रूल. द सेकंड सीक्वेंस रूल इज इन केस वी हैव आइसोटोप्स प्रेजेंट. राइट? अगर आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे तो जो हायर आइसोटोप होगा उसको हम नंबर 1 देंगे. जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हुए, सो ट्रिटियम वुड बी गिवन नंबर 1, देन ड्यूटेरियम एंड देन प्रोटियम. ठीक है? नंबर 3, थर्ड सीक्वेंस रूल इज कि इफ द फर्स्ट एटम ऑफ ऑल द ग्रुप्स अटैच्ड इज सेम, if the first atom attached to each carbon atom या each group is same, तो then we consider the second atom. ठीक है? तो तब हमको second atom को consider करना है और उसके basis पे जिसका atomic number ज्यादा होगा उसको हम priority देंगे. ठीक है? Clear हो गया? So on the basis of these rules, now we are going to give we can say R and S configuration. Let's see. Let's take a very simple example first. Lactic acid का example ले लेते हैं R and S देने के लिए. Right? Lactic acid का formula हो गया COOH. Okay? We have OH, we have H, and we have CH3. This is lactic acid. अब इसमें जो फर्स्ट एटम है उसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का हुआ, सो वी गिव नंबर 1 टू दिस. ठीक है? अब इसमें कार्बन और कार्बन सेम है तो हम नेक्स्ट एटम पे चले जाते हैं. ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा है एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो दिस वुड बी गिवन नंबर 2, दिस वुड बी गिवन नंबर 3 एंड दिस वुड बी गिवन नंबर 4. ठीक है? अब अगर हम अपनी आईज रोटेट करें फ्रॉम 1 to 3 to 4, ओके, जो लोएस्ट नंबर वाला इसमें होगा उसको हमने इग्नोर करना है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन. तो लोएस्ट नंबर वाला हमारा H आ गया, सो H को हम इग्नोर कर देते हैं. ठीक है? सो हम 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो हमारी आईज क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है. क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है ना. सो अगर क्लॉकवाइज रोटेट होती है then the configuration is known as R. Got it? Then the configuration that is known as R. अब हम इन दोनों ग्रुप्स को लैक्टिक एसिड में चेंज कर रहे हैं. We are doing a rotation of 180. तो जब हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कार्बन COOH, H and OH. Right? So now number 1 is this, number 2 is this, 4 is this and 3 is this. Now we are again going from 1 to 3, ignoring the least वाला. ठीक है? तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, the configuration is going to be S. You understood? If it is going clockwise, then the configuration is R. We are ignoring जो सबसे छोटा वाला है, fourth, the least priority atom. We are ignoring over here. If we are moving clockwise, then the configuration is R. And if we are moving anti-clockwise, then the configuration is S. ठीक है? अब इसको this is very easy. इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया फिशर ने.
सो फिशर ने एक प्रोजेक्शंस दी अपनी, जनरली हमें ये वाली आती है, जिसमें हमको फिशर प्रोजेक्शंस में आप देखोगे कि इन सारी प्रोजेक्शंस में जो लोएस्ट नंबर वाला होगा उसको हमको या टॉप पोजीशन में लेके जाना है या बॉटम पोजीशन में लेके जाना है, in such a manner कि we will do the rotation of the molecules over here. H cannot be placed at this position according to the Fisher projection. It has to be either on the top or on the bottom. ठीक है? That is what he said कि भी अगर हम लोग किसी भी एक को, जैसे यहाँ पे आपका 4 जो है that is interfering in the center, तो हमने इसमें इग्नोर कर दिया ना उसको, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसको टर्मिनल पोजीशन पे ले आएंगे, लोअर पोजीशन पे ले आएंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल गेट द लास्ट this thing. If you are going anti-clockwise also, this will get the last. If you are going clockwise and anti-clockwise also, if you are going, then this will get the last. ठीक है? So according to him, the configuration became more precise अगर हम उसको टॉप या बॉटम पोजीशंस में लेके जाते हैं. ठीक? So we will do an example for this also. इसमें भी वही स्टेप्स है, पहले हमने प्रायोरिटी दे देनी है. ठीक है? So now what are we saying? We have 3 categories over here, 4 in fact. Let's go on to the first one. Write down. According to Fisher projection, first category क्या है? When the atom or group of lowest priority is at the bottom. It's already at the bottom, so इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं. We have CHO. This is the carbon which I am representing with the cross. ठीक है? And we have glyceraldehyde का example ले रहे. We have CH2OH over here. Lowest priority, hydrogen already bottom पे है, and we have OH over here. ठीक है? अब इसमें हम नंबर 1 किसको देंगे? ऑक्सीजन को. दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. राइट? अब देखो आप, हाइड्रोजन आपके पैसेज में कहीं पे भी नहीं आ रहा है. दिस इज नंबर 4. ओके? अब जब हम 1 2 3 जा रहे हैं तो वी आर रोटेटिंग clockwise, so configuration that is going to be R. Right? Let's go on to second example. So second हमें क्या बोल रहा है? When the atom or group of atoms with least priority is at the top. Least priority is at the top. ठीक है? So हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लीस्ट प्रायोरिटी टॉप पे ले ली हमने, एंड वी हैव CH2OH, OH and we have CHO. अब अगेन इसको हमको नीचे की तरफ को लाना है, तो हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ को लाने के लिए हमें इसे 180 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा. So we rotate this molecule by 180 degrees. ठीक है? So 180 degrees जब हमने रोटेट किया, now what is going to happen? All are going to change position. H यहाँ आ जाएगा, CH2OH यहाँ आ जाएगा. ठीक है? H we get over here. We get CHO on the top. We get OH here and we get CH2OH here. Right? ये आ गया. अब यहाँ पे हमको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? OH. 3. Right? So now how are we moving? NP. So what is going to be the configuration? S. Got it? So इस तरह से आपने करना है. Okay. Then next, third case we are going to discuss. Third case. लिखो क्या है third case? When the lowest priority appears, when the lowest priority appears on the left hand side. ठीक है?
लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये आ गया हमारे पास H, CHO, CH2OH and OH. Okay, now इसमें हम without changing the position of CHO, we are only going to rotate these three. तो अगर हम इन तीनों को रोटेट करते हैं तो हमारे पास अब मॉलिक्यूल क्या आ जाना चाहिए? CHO we don't have to change, ठीक है? OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, इन तीन को हम रोटेट कर रहे हैं सिर्फ, और CH2OH इधर आ गया, ठीक है? So we giving number 1 to this, giving number 2 to this, we giving number 3 to this. So now we are moving clockwise, so this is going to be R. Have you understood? Yes, ma'am. Okay. अब सपोज हमारे पास दो कायरल कार्बन एटम्स हैं, ये सारे हमने जो एग्जांपल्स करे फिशर प्रोजेक्शन से ही हमने करना है. We now have two chiral carbon atoms, right? So उसमें you have to give the configuration of both the chiral carbon atoms. तो हम दोनों की रोटेशन अलग अलग करेंगे. You don't have to show these rotations, but it should be in your mind. Okay? So let's go on to the next one. All right. अब हमारे पास दो chiral carbon atoms हैं. We have a molecule CH3OH, H, OH, H and C2H5. ठीक है? This is chiral carbon atom 1 and this is 2. So we will first see the chiral carbon atom 1, right? तो chiral carbon atom 1 के साथ ये हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है और एक ये बल्कियर ग्रुप भी प्रेजेंट है. हमको H को लाना है नीचे, right? So we are going to do the rotation now. Let's do the rotation. Rotation करके सबसे पहले आप प्रेफरेंस दो, किसको आप प्रेफरेंस दोगे? 1 will be given to OH, 2 will be given to the bulkier group, CHOH वाला जो ग्रुप आपका आ रहा है, and 3 would be given to CH3. Okay? अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये 2 आपका यहाँ आ जाएगा, है ना? और OH आपका कहाँ चला जाएगा? On the top, और CH3 हमारा यहाँ आ जाएगा, right? So when we are drawing, okay, sorry, इसमें ये वाला रूल ही फॉलो करना है. इसमें हमको टॉप वाले ग्रुप को चेंज नहीं करना है. We don't have to change this position when it is on the left. किया है ना हमने कि when hydrogen the lowest priority is on the left, the top does not have to be changed. It will remain on the same position. So इसी को change करेंगे हम, ठीक है? So हमारे पास जो first chiral carbon atom आया, after changing, it is going to be CH3 on the top, hydrogen has gone down. This bulkier group has come here. ये भी है, कार्बन भी है इसके साथ, CnC2H5OH. ठीक है? Bulkier group has come here and OH has gone here. So we give number 1 to this, we give number 2 to this, and we give number 3 to this, right? So now we are going anti-clockwise. So with respect to the first one, first chiral carbon atom, the configuration is S. Yes, ma'am. ठीक है? Second chiral carbon atom, again, this is going to come here, hydrogen will come here, top वाला we are not going to change. OH will go here and C2H5 will go here. So second हमारी जो rotation आ जाएगी अब, hydrogen comes down, C2H5 goes here, OH goes here, and our top CH, OH, CH3 remains here. ठीक है? So first number 1 to this, number 2 to this, number 3 to this, clockwise. So this is going to be R.
अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस मॉलिक्यूल की नॉमेनक्लेचर हमने कैसे लिखनी है, बिकॉज इन ऑप्शंस यू विल गेट द नॉमेनक्लेचर. So nomenclature of this is the second carbon atom. First carbon atom is this. This is the second carbon atom. Chiral carbon atom the first है, but otherwise in the chain this is the second. ठीक है? So second position पे configuration S is there. Third पे configuration R is there. So you are going to mention 2S, 3R. And then the IUPAC name. What is going to be the IUPAC name of this? 1, 2, 3, 4, 5. Pentane 2, 3 diol. Okay? So 2S, 3R. Pentane 2, 3 diol. Clear? So this is all what we are going to do for today. Have you understood? Yes, ma'am. कल हमारा एक छोटा सा इसका पोर्शन रह गया, that is conformational isomerism.